हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर की एक काफ़ी अच्छी मिड कैप साइज़ कंपनी जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका के नाम है दीपक नाइट्राइट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें समझेंगे कि क्यों ये जो अभी इसका जो मार्केट प्राइस है, जो इसका शेयर प्राइस है, क्यों डाउनफॉल पे चल रहा है, क्यों इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे मार्केट में ही अभी प्रेशर है और काफ़ी कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। और कल भी सेंसेक्स सिर्फ 152 पॉइंट्स ऊपर राइज़ किया था और उसने 59,000 के जो लेवल है उसको ब्रेक किया है। और निफ्टी 50 में भी अगर हम देखें तो 17,000 के लेवल को ब्रेक किया है। तो हालांकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा और टाइम है, अभी थोड़ा सा और बेयरिश मार्केट चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इन्फ्लेशन के जो भी डेटा आएंगे, इन्फ्लेशन रेट के जो भी डेटा आएंगे, उससे हमें पता चलेगा। जहाँ तक इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन रेट है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को वो देखना है तो आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें आपको काफ़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी कंसेप्ट हैं और इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि पब्लिक ये सोचती है कि मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, या टैक्स से बचने के लिए काफ़ी इधर उधर के में वो इन्वेस्ट करते हैं और उसमें काफ़ी इधर उधर के हथकंडे अपनाते हैं कि कहीं पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। और कई ऐसे भी व्यक्ति हैं हमारे इंडिया में, जहाँ पे जो लोग टैक्स के स्लैब में भी नहीं आते, तो वो ये सोच के खुश होते हैं कि हम जो है साहब, हमें टैक्स देना ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन है वो एक इस तरह का इनविजिबल टैक्स है कि वो सबको देना पड़ता है। और वो जो इन्फ्लेशन है जिस बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो महंगाई है, वो इतना ख़तरनाक टैक्स है कि वो आदमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, उसकी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देता है। तो इस इन्फ्लेशन के जो टैक्सेशन है, जो इन्फ्लेशन का जो टैक्स है, उसको बीट करने के लिए स्टॉक मार्केट बना हुआ है। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे 2 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप इसमें ना आएँ। मेरा आप लोगों को सजेशन है कि इससे अच्छा है कि आप एफडी में या फिर गोल्ड में या फिर रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको छोटे मोटे फ़ायदे चाहिए तो, और अगर आपको वाकई में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कर सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि भाई मैंने तो ज़मीन ख़रीद ली 10 लाख की, आज उसकी कीमत 1 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों, उन चीज़ों में हमें ये भी देखना पड़ता है वो कितने टाइम के लिए रखी हुई थी, कितना टाइम पीरियड लगा उसको, कितना इन्वेस्टमेंट मनी था। और उसमें बेसिकली जो मेन चीज़ होती है, जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है, वो टाइम का होता है। तो बट ऑब्वियस है कि कहीं आपने रियल एस्टेट में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 20-25 साल बाद वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई होगी। तो जो हमारा क्यूमुलेशन होता है और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग होती है, वो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट हमें लॉन्ग टर्म में ही दिखता है। चाहे वो एलआईसी की पॉलिसी हो, चाहे कोई म्यूचुअल फ़ंड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो। लेकिन जब आप उसका परसेंटेज निकालने बैठेंगे तो वो 7 से 8% ही आता है। और जब आप उसको इंडेक्सेशन में एडजस्ट करके देखेंगे तो वो आपका प्रॉफिट ज़ीरो ही हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जो इन्फ्लेशन का जो टैक्स है ना, वो आपके लिए हमेशा लगता ही रहेगा। तो आपको लग रहा होगा ऐसा कि 25 साल बाद 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ बन गया है, लेकिन 25 साल बाद उस 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है आपके लिए। ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर आप कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में किसी भी एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में, जिसके प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, मैं तो अब ये भी कहता हूँ कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी आप छोड़ो, अगर मैं एक लेमैन भाषा के उसमें बात करूँ तो आप उन कंपनीज़ के स्टॉक पिक करें जिसके प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और उनको प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको काफ़ी खुशी मिलती है। ठीक है, आप सेटिस्फाइड होते हैं उस प्रोडक्ट से, आपको उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। खैर एनीवेज, अभी हम आज के इस वीडियो में हम दीपक नाइट्राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये केमिकल मिड कैप साइज़ कंपनी है और इसकी जो पीयर कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो पीडीलाइट इंडस्ट्री और एसआरएफ, पीडीलाइट इंडस्ट्री और एसआरएफ जो है इसके मार्केट लीडर हैं। तो अगर आपने पीडीलाइट इंडस्ट्री और एसआरएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ठीक है, और अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप दीपक नाइट्राइट के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दीपक नाइट्राइट ने बहुत ही कमाल के सीएजीआर के जो है रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। गुजरात बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी हम इसमें हम इसके फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करूँगा क्यों इसका जो प्राइस है वो भी गिर रहा है। आप देख सकते हैं अपने 52 वीक लो के बिल्कुल पास है। लेकिन अगर मैं आरओई की बात करूँ तो 37 का है और 44 का है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इस चीज़ को लेके जो है देख लेते हैं कि इसका पी क्या चल रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है।
तो उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई कोई इंटरनल तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइसिंग तो होती है, प्राइसिंग में क्या होता है कि पी रेशो भी होता है, तो मार्केट उसको अभी किस तरीके से ले रहा है वो चीज़ भी होती है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। तो चलिए मैं आपको इसका 3 साल का जो है प्राइस टू अर्निंग रेशो दिखा देता हूँ। तो जो 1 ईयर का है वो 27, आप देख सकते हैं 27.9 का है। और अगर मैं वहीं पे 3 ईयर का देखूं, 1 ईयर का देखूं तो वो भी 27.9 का ही है। ठीक है, तो जो इसका मीडियन पी चल रहा है वो 27 का चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमें जो मेन चीज़ है वो ये देखने वाली है कि क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल इसको लास्ट में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जो डेटा जो आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 3 अप्रैल 2023 का मेरे पास डेटा है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो अभी पी चल रहा है वो 28 का चल रहा है, और जो मेरा मीडियन पी है 27.9 है, तो लगभग सेम है, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है 64 है। तो अभी इससे पहले क्या थी तो वो हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसके टॉप जब इसका पी था उसकी अगर हम डेटा की बात करें तो वो करीब करीब निकल के आता है 34। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी पी निकल के आ रहा है वो 34 का निकल के आ रहा है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो 67 की निकल के आ रही है। ठीक है, तो थोड़ी सी अर्निंग पर शेयर कम हुई है, लेकिन ये अर्निंग पर शेयर कम क्यों हुई है इसको हम समझते हैं। क्या इसमें कोई इंटरनल कारण तो नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी निकल के आ रहा है कि द कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेप एंड कंपनी इज़ ऑलमोस्ट द डेप फ्री। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप कंपनी पिक करते हैं तो उसमें आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि कंपनी के ऊपर डेप कितना है, और डेप में भी जो शॉर्ट टर्म डेप कितना है और लॉन्ग टर्म डेप कितना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कितनी है और लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग तो ठीक है चल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं, वो अगर ली भी है कंपनी ने तो वो उसको पे आउट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कर रही है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डेटा में भी दिखा देता हूँ। अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मैं पहले 3 साल का डेटा दिखाता हूँ, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे मार्च 16, 17 और 18 और 19 की। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तो अच्छा खासा बढ़ा है। पहले 12% था, फिर 10% था, फिर 12% था, फिर 16% था। ठीक है, तो 19 में आके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि मार्च 16, 17, 18, 19 में जो मेरा नेट प्रॉफिट था वो था 63, 96, 79, 174 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर दूसरा इसमें बात करूं अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी पहले 5.39 थी, फिर 7.37 हुई, फिर 5.79 हुई, फिर 12 हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको सिंगल डिजिट और फिर लास्ट में 19 में डबल डिजिट हुआ। लेकिन जब मार्च 20, 21, 22 आ जाता है तो पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर चेंज हो जाती है। अब मैं फिर से वही क्राइटेरिया दोबारा दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए यहाँ पे जो मेरे मार्जिन्स हैं, सीधे सिर्फ मैं अभी 3 साल का ले रहा हूँ, 20, 21, 22, क्योंकि अभी 23 का जो Q4 है उसके रिज़ल्ट्स नहीं आए। तो आप देख सकते हैं 20, 21, 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम से जंप हुए, जो कि 24, 29, 24 रिस्पेक्टिवली हो चुके हैं। तो इस समय आपने देखा कि अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा हो गया था और जो मेरा पी था वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। ठीक है, वहीं पर आप अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो निकल के आता है 616 20 में, 776 21 में और 1067 मार्च 2022 में। तो कमाल के इसने रिज़ल्ट्स बना के दिए। और वहीं पे अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बड़ी है। ठीक है, पहले 44 थी, फिर 56 हुई, फिर 78 हुई। लेकिन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर मैं इसमें 9 महीनों का जो मेरे क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आए हैं 9 महीने के, वो भी अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ तो आप देखते हैं कि इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए
119.93 है, और यहाँ पे एकदम से जो नेट प्रॉफिट था वो थोड़ा डाउन हो गया, और जो मेरा EPS है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया। तो उसकी वजह क्या है वो हम वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसके शानदार सेल्स के रिज़ल्ट्स रहे हैं, और CAGR भी काफ़ी अच्छा रहा है इसका, लेकिन ट्रेडिंग 12 मंथ में जो है वो माइनस में आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या है कि बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको वही रिपीट करता हूँ, हम यहाँ पे बोरोइंग्स को देखते हैं। तो बोरोइंग्स में आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो बोरोइंग्स आई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 17 में 7,024 करोड़ की थी, 18 में 987 की, और 19 में 1,187, और 20 में 1,107। तो एकदम से यहाँ पे जो है 1,000 को क्रॉस कर गया इसकी बोरोइंग्स। लेकिन जैसे ही मेरा 21-22 आया, तो आप उसमें देखिएगा 21-22 में जो मेरा डेटा आ रहा है उसके अंदर जो मेरी बोरोइंग्स हैं वो एकदम कंपनी ने कम कर दी। और यहाँ पे जो रिज़र्व्स हैं, आप रिज़र्व्स पे भी नज़र डालिए। जो यहाँ पे रिज़र्व्स हैं वो आप देखिए, 21 में 2,319 थे, और उसके बाद 22 में वो 3,311 हो चुके हैं, और बोरोइंग्स जो हैं वो एकदम से 1/4 रह गई हैं। और अगर मैं ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करूं तो आप देखिए कि बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिए हैं इसने। ट्रेडिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो अगर हम 12 मंथ की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे कि जो मेरे रिज़र्व्स हैं वो 3,624 हो चुके हैं, और बोरोइंग्स मेरी सिर्फ 270 रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 270 की जो है वो 270 की यहाँ पे बोरोइंग रह गई है, और जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ के हो चुके हैं 3,624। और जैसे इसमें आगे के क्वार्टर आ जाएंगे, अभी आप देखिएगा कि इसके अंदर दिसंबर, ये जो है देखिए आप यहाँ पे अभी सिर्फ सितंबर 22 का ही डेटा अवेलेबल है, और अभी इसके अंदर जनवरी 22 का डेटा भी आएगा, और अप्रैल 22 का भी डेटा जनवरी 23 का और अप्रैल 23 का भी जो है डेटा आएगा। और फिर ये सारा का सारा जब इसमें मिल जाएगा तो यहाँ पे मार्च 23 का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो मार्च 23 के डेटा में आने के बाद इसकी बोरोइंग्स मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो हो जानी चाहिए, और रिज़र्व्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो जो कंपनी है वो अभी इस टाइम पे क्या कर रही है, वो अपने अब बोरोइंग्स चुका रही है, इसीलिए वो अपना जो प्रॉफिट है वो अभी बचा के रखी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि अगर गाइडेंस की बात करें तो आने वाले 2-3 सालों में 3,000 करोड़ का कैपेक्स ये कंपनी डालने जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और आप इसके CAGR पे भी अगर डालें तो आप देखिए, आप चकित रह जाएंगे कि जो इसके लास्ट 5 ईयर्स के जो CAGR रिटर्न्स हैं वो 87% के रहे हैं। अब इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इसमें 1,00,000 लगाते हैं तो आपकी क्या वैल्यू बन के आती है, वो भी मैं आपको बता। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे आ गए हैं, और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल पे समझाता हूँ कि लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ लगाता हूँ, और 80% का जो इसका CAGR है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इसको मैं सिर्फ अभी 5 साल तक रखता हूँ। तो आप देखिए कि आपका कॉर्पस निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉर्पस वैल्यू है वो बन के आ जाती है 18,89,568। ठीक है, सिर्फ 5 सालों में 1,00,000 का। और वहीं पे अगर मैं इसको 10 ईयर्स का कर देता हूँ, वहीं पे अगर मैं इसको 10 ईयर्स का कर देता हूँ तो आप इसका कॉर्पस देख के चौंक जाएंगे। वो बन के आता करीब करीब 3.5 करोड़ का, सिर्फ 10 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर मैं इसको 15 ईयर्स कर देता हूँ, जो कि ज़्यादा समय नहीं होता है, तो
तो आप देखिए 67 करोड़ बन के आते हैं आपके, जो कि एक मैग्निफिसेंट अमाउंट है। और वहीं पे अगर आप इसको 20 ईयर्स तक ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी काम करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वो बन के आते हैं 1274 करोड़। तो ये 80% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, जो 80% CAGR देती है कंपनी। तो एनीवेज, तो ये इसका पूरा का पूरा मैंने आपको एनालिसिस बताया क्यों इसके अंदर अभी डाउनफॉल आ रहा है। तो डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूँ, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं और केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फ्रॉम द मिड कैप साइज़ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि इसकी जो मार्केट लीडर्स हैं वो पिडलाइट इंडस्ट्री और SRF है, जो कि कमाल की कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कंपनीज़ हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा ये सजेशन है कि आप पिडलाइट और SRF को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप तीनों कंपनीज़ में भी देख सकते हैं। तो दैट इज़ योर कॉल, क्योंकि केमिकल सेक्टर कभी भी बंद नहीं होने वाला है। तो आप देखिए और आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको सही लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।